Hello everyone, this video is for semester 4 students, paper number 11, guidance and counseling. In the previous videos we have discussed various techniques in guidance and counseling और पहले जितना भी टेक्निक्स जो दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि वो इंडिविजुअल गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी जो हम लोग टेक्निक्स डिस्कस करेंगे वो ज़्यादातर ग्रुप गाइडेंस एंड काउंसलिंग में काम आता है। तो जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिविजुअल या पर्सनल गाइडेंस क्या है, काउंसलिंग क्या है, और उसके साथ हम लोग ग्रुप गाइडेंस भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ग्रुप काउंसलिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग बाकी टेक्निक्स देखेंगे। ग्रुप काउंसलिंग जो कि नाम से ही समझ आ रहा है कि एक ग्रुप को हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। जहाँ भी बात करते हैं काउंसलिंग की तो हमेशा हम लोग वहाँ बात किए हैं कि फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन होता है फॉर फाइंडिंग सल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जब भी काउंसलर के पास आता है और अपना प्रॉब्लम बताता है तो काउंसलर का ये रोल होता है कि वो काउंसली को मदद करे कि वो अपने आप को बेहतर समझे, अपने प्रॉब्लम को समझे और खुद ही प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाले। तो वही सेम चीज़ है बट यहाँ हम लोग ग्रुप में देखेंगे। तो जब एक ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं सबका प्रॉब्लम एक है, सारे लोग एक ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम से लड़ रहे होते हैं तो वो काउंसलर के पास आते हैं और ग्रुप काउंसलिंग उनका किया जाता है। ग्रुप काउंसलिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ थेरेपी which possess that people benefit from shared experience। तो ऐसे भी कहा जाता है कि जब हम एक ग्रुप में काम करते हैं तो हम एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, अपने अनुभव से और दूसरे के अनुभव से भी सीखते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होता है कि ग्रुप काउंसलिंग के दौरान व्यक्ति दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है। यूजुअली ग्रुप काउंसलिंग इज़ फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर इशू, फॉर एग्ज़ाम्पल एंगर मैनेजमेंट। जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो भी है, जो एक ग्रुप ले करके आ रहा है वो सबका प्रॉब्लम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एंगर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम लोगों को है, तब वो एक ग्रुप में काउंसलर को मिलते हैं और काउंसलर उनका ग्रुप काउंसलिंग करता है। ग्रुप काउंसलिंग कैन ऑफर यूनिक environment in which one can learn about the experience both self and others। तो ग्रुप काउंसलिंग के दौरान ये काउंसलर का रोल होता है कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे पूरे ग्रुप को कि बहुत अच्छे से लोग आपस में इंटरैक्ट कर सके, अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके और एक दूसरे के अनुभवों से सीख सके। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान बोला जाता है कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा बनाइए कि बच्चे अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ लागू होता है। अब जब हम बात कर रहे हैं ग्रुप काउंसलिंग की तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि हो सकता है कि पूरा एक ग्रुप चल के आए काउंसलर के पास कि ग्रुप काउंसलिंग की ज़रूरत है, या फिर इंडिविजुअली पर्सन आए काउंसलर के पास और वो बताए कि उसका प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद काउंसलर ये लोगों को देखेगा कि अगर इनके प्रॉब्लम सेम है तो उनको ग्रुप काउंसलिंग के लिए बुलाएगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस टाइप का है और कोई ग्रुप काउंसलिंग करवाना चाहता है या नहीं। ग्रुप काउंसलिंग attempts to eliminate isolation by assembling
people with similar issues. बहुत बार ऐसा होता है कि अगर व्यक्ति को लगता है कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है या मेरे से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो अपने आप को बाकियों से अलग करने लगता है। तो जब एक व्यक्ति दूसरे से मिलता है जिसको सेम प्रॉब्लम है, तो वो अपने आप को उस आइसोलेशन से निकाल लेता है। Additionally, knowing other people with similar troubles can be comforting to each individual. तो अगर एक व्यक्ति को पता चलता है कि मेरे जैसा प्रॉब्लम किसी और को भी है, या सिर्फ हम अकेले नहीं हैं जो कि ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एक कंफर्ट फीलिंग आता है कि हम अकेले नहीं हैं। सो हम लोग टेक्निक्स में आते हैं। तो टेक्निक 3 टाइप का यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक है लेक्चर, दूसरा है डिस्कशन और तीसरा है ड्रामेटाइजेशन। ये तीनों ही वर्ड्स आप लोगों के लिए बहुत फेमिलियर है। आप लोगों ने अपने मेथड्स में पढ़ा है कि लेक्चर मेथड क्या है, डिस्कशन क्या है और ड्रामेटाइजेशन क्या है। हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे ये सारा टेक्निक्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग में इस्तेमाल किया जाता है। पहला है लेक्चर। द टर्म लेक्चर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेक्चर, मीन्स टू रीड अलाउड, विच आइडेंटिफाइज इट एज एन एक्सपोजिटरी और स्टोरी टेलिंग मेथड। तो ये जो लेक्चर वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब है ज़ोर से पढ़ना, और साथ ही साथ ये एक तरीके से हम कह सकते हैं एक्सपोजिटरी या स्टोरी टेलिंग मेथड से बहुत मिलता जुलता है, जहाँ हम लोग व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों का। इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम द एक्टिव पार्टिसिपेट टू द मोर और लेस पैसिव ऑडियंस। तो यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट आपका हो जाएगा काउंसलर, और जो पैसिव है ऑडियंस वो काउंसिल ही हो जाता है। तो यहाँ वन वे कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, और लेक्चर हमेशा काउंसलर के तरफ से ही होता है, और जो काउंसिल ही होता है उसको बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करता है। लेक्चर इज़ अ मोर और लेस अनइंटरप्टेड टॉक फ्रॉम अ पर्सन। जब भी हम बात कर रहे हैं लेक्चर जो काउंसलर की तरफ से होता है, तो ये निरंतर चलने वाला उसका प्रोसेस में कोई भी इंटरप्ट नहीं करता। लेक्चर इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड। हमेशा हम लोग सुनते हैं टीचिंग लर्निंग मेथड में भी कि लेक्चर बहुत अच्छा मेथड नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे भी कहा जाएगा कि आप जब गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो लेक्चर बहुत अच्छा वे नहीं होता है कि प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ पाए। लेकिन हम लोग इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि सबसे कॉमन मेथड लेक्चर ही है जो इस्तेमाल किया जाता है। द डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग will vary according to the way the information is being transmitted, received and processed. तो जब हम लोग ग्रुप गाइडेंस और काउंसलिंग की बात करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल या मेंबर का अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। तो वो किस तरीके से लेक्चर को सुनता है और लेक्चर को लेता है वो उसके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। लेक्चर सेंड्स इंफॉर्मेशन थ्रू। हम लोग जब भी बात करेंगे लेक्चर का तो लगता है कि उसमें कोई एक व्यक्ति थ्रू आउट बोल रहा होता है और सिर्फ बोलने का ही काम किया जाता है इसमें। तो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, और भी कुछ इसमें जुड़े होते हैं। तो जो वर्बल या शब्द का हम लोग बात कर रहे थे उसमें हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, डेफिनेशन देंगे, एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स। ये आप लोग जानते हैं कि किसी चीज़ को हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे, परिभाषित करेंगे किसी चीज़ को, या व्याख्या करेंगे, या हम लोग कमेंट कर सकते हैं।
इसके साथ जुड़ा जो है एक्स्ट्रा वर्बल, वो क्या है? थ्रू द लेक्चर्स वोकल क्वालिटी सच एज क्लैरिटी, ऑडिबिलिटी, फ्लुएंसी एंड स्पीड। जब भी हम लेक्चर देते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जो हम उच्चारण करते हैं उसकी स्पष्टता या किस गति में हम अपनी बातों को कहते हैं या प्रवाह क्या है, ये सारा चीज़ आपका लेक्चर में इन्वॉल्व रहता है। इसके साथ भी है नॉन वर्बल, जैसे लेक्चर के दौरान जो हम लोग अपना बॉडी मूवमेंट करते हैं या हाथ या पैर का मूवमेंट या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को स्ट्रेस देते हैं तो हम लोग अपने आँखों से या फिर हाथों से बताने का कोशिश करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। देन कम्स द विजुअल थ्रू द यूज़ ऑफ विजुअल एड्स। तो हम लोग ऐसा लेक्चर मेथड में बहुत सारा विजुअल एड्स भी इस्तेमाल करते हैं जिसको दिखाकर हम अपनी बातों को अगले तक पहुंचाते हैं। कमिंग टू द लिमिटेशंस ऑफ लेक्चर, कैन जनरेट बोर्डम एंड द पर्सन डज नॉट गेन एनीथिंग। जब थ्रू आउट काउंसिली लेक्चर सुनता रहता है तो हो सकता है कि वो बोर हो जाए और लेक्चर से वो कुछ ना गेन करे। Have to be properly structured from the side of counselor as it needs to clearly indicate the key points and linked to overall topic। तो अब ये कहा जा रहा है कि लेक्चर मेथड अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान तो वो उसको बहुत अच्छे से हम लोगों को प्लान आउट करना चाहिए और उसमें जो मेन पॉइंट्स है उसको फोकस करना है और उसके साथ साथ सारे टॉपिक्स को लिंक करके मेन टॉपिक तक लेके जाना है। ईजी टू कंफ्यूज रैदर दैन क्लैरिफाइंग एंड वंडर एमलेसली। अगर लेक्चर को प्लान ना किया जाए तो थ्रू आउट लेक्चर ऐसे ही चलता रहे तो अगला इससे कंफ्यूज हो सकता है। नोट मेकिंग इज़ डिफ़िकल्ट। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि एक काउंसली जब लेक्चर सुन रहा होता है तो वो चाहता है कि कुछ बातों को नोट डाउन कर ले, लेकिन जब वो नोट डाउन करना चाह रहा है तो उसके दौरान वो दूसरी बातों को मिस आउट कर सकता है। मस्ट बी इंटरेस्टिंग टू हैव द इफेक्टिवनेस एंड ऑल्सो शुड बी विद इन स्टूडेंट कैपेसिटी। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं स्टूडेंट कैपेसिटी की, क्योंकि गाइडेंस एंड काउंसलिंग हम लोग स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर सोच रहे हैं। और जब काउंसलर एक लेक्चर प्लान करता है तो उसको हमेशा स्टूडेंट्स का कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए लेक्चर को प्लान करना है। साथ ही साथ देखना है कि वो लेक्चर इंटरेस्टिंग हो, तभी जा कर के वो इफ़ेक्टिव होगा। नेक्स्ट इज डिस्कशन। डिस्कशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग लिसनिंग एज वेल एज स्पीकिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स। जैसे कि लेक्चर मेथड में सिर्फ वन साइडेड स्पीकिंग चलता था और दूसरे एंड में सिर्फ लिसनिंग चलता था, यहाँ पे अब दोनों ही तरफ से काउंसलर और काउंसली दोनों के तरफ से लिसनिंग और स्पीकिंग होता है। इन दिस प्रोसेस द काउंसली डिफाइन द प्रॉब्लम एंड सीक द सॉल्यूशन फ्रॉम द काउंसलर। तो यहाँ पे जो काउंसली है, जो अपना प्रॉब्लम डिस्कस करने आया है, वो अपना प्रॉब्लम बताता है और उम्मीद करता है कि काउंसलर उसको उसके प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने में मदद करेगा। द मेन पर्पस ऑफ डिस्कशन इज़ टू एक्सचेंज द आइडियाज़, also helps in reflecting their own ideas in an effort to build their knowledge, understanding and interpretation of the matter। जो मेन मोटिव है डिस्कशन का ये है एक्सचेंजिंग द आइडियाज़। जैसे कि हम लोग ऊपर वाले पॉइंट में देखे हैं कि काउंसली अपना प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है या अपना समझ जो भी है प्रॉब्लम के बारे में वो काउंसलर को बताता है और फिर काउंसलर अपने समझ से फिर
अपने बातों को रखता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आइडिया होता है और साथ ही साथ ये डिस्कशन करते वक्त ये हेल्प करता है कि काउंसली अपने खुद के आइडियाज़ को देख सके, समझे और अपने बारे में एक आइडिया डेवलप कर पाए। Discussion is a two-way communication between participants, so it becomes more active process in finding the solution to the problem. अब ये एक्टिव प्रोसेस कहा जा रहा है क्योंकि दोनों तरफ से ही इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई एक पर्सन पैसिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। Advantages of discussion. Participation of the counselee helps in making him active throughout the process, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि काउंसली यहाँ पे बोरिंग फील नहीं करता है और सिर्फ लेक्चर नहीं सुनता है, बल्कि वो पार्टिसिपेट करता है और डिस्कशन अपने प्रॉब्लम्स के बारे में करता है। हेल्प्स इन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यहाँ पे बात कर रहे हैं काउंसली का कि उसको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में मदद किया जाता है डिस्कशन से। जब वो डिस्कशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, वो खुद के बारे में सोच पाता है कि एक आइडिया क्रिएट कर पाता है, अपने बारे में समझ डेवलप कर पाता है। द काउंसली गेट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। जब भी हम बात करें, जब वो प्रॉब्लम के बारे में शायद वो बता दिया है और सिर्फ वन वे होता कि लेक्चर उसको काउंसलर की तरफ से मिलते रहता, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो यहाँ पे उसको मौका मिलता है काउंसली को कि वो अपने बारे में या अपने प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्रेस कर पाए। The emphasis is on finding the solution to the problem or reaching to the root cause of the problem. तो डिस्कशन का जो मेन मोटिव है वो बिल्कुल सेम है द मोटिव ऑफ काउंसलिंग का, कि प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढे या प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, उसका जड़ क्या है, हम लोग उसको जाने। थ्रू डिस्कशन वन कैन बी मोटिवेटेड एंड ऑल्सो द कॉन्फिडेंस लेवल कैन बी इंक्रीज। डिस्कशन जब हम लोग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो हम लोग डिस्कशन के मदद से ही हम लोग अगले को मोटिवेट कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो अपना प्रॉब्लम का सल्यूशन खुद निकाल सकता है, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाते हैं कि अपने बारे में जो वो सोच रहा है या फिर अभी जो वो कर रहा है उससे बेहतर कर सकता है। Limitations of discussion. If a person is bad at expressing, he will not gain anything from discussion. अगर ऐसा देखा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा बोलने वाला नहीं है या अपने बातों को एक्सप्रेस करने वाला नहीं है, तो उसके लिए शायद डिस्कशन मेथड उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। If talking about a group guidance, then there can be a chance that only a few students may dominate the whole discussion. जहाँ हम लोग बात करते हैं नॉर्मल डिस्कशन, एक क्लासरूम डिस्कशन में भी आप देखिएगा कि कुछ बच्चे हैं जो कि बाकी को डोमिनेट करते हैं। जो बच्चे बोलने में कंफर्टेबल फील करते हैं वो ज़्यादा बोलेंगे और अगले को ऐसा फील होता है कि सिर्फ वही बोल रहे हैं और वो हम लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं। द डिस्कशन में गो आउट ऑफ द ट्रैक। जब बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने लगता है दोनों तरफ से, तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्कशन का जो मेन टॉपिक है, जिस चीज़ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, उससे हम लोग भटक के दूसरे टॉपिक तक पहुंच जाते हैं। इफ़ डिस्कशन इज़ डन इन एन इनएप्रोप्रिएट टॉपिक, इट एड्स कन्फ्यूजन rather than clarifying to the topic. अब यहाँ पे जैसा बात किया गया ऊपर वाले पॉइंट में कि हम लोग जो डिस्कशन करते हैं और मेन टॉपिक से डेविएट हो जाते हैं, तो अगर इस दौरान हम कोई इनएप्रोप्रिएट टॉपिक
पे डिस्कशन करने लगते हैं तो जो मेन टॉपिक था जिसके बारे में यहाँ पे लोग क्लैरिटी पाने के लिए आए थे वो ना हो करके और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है. इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. जब हम लोग बात करें डिस्कशन तो वो टू वे प्रोसेस है कम्युनिकेशन का और दोनों तरफ से डिस्कशन होने में टाइम ज़्यादा लगता है. द काउंसलर मे नॉट बी एबल टू गाइड एंड प्रोवाइड सल्यूशन टू द प्रॉब्लम. जब बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने लगता है और डिस्कशन से ऐसा कभी कभी देखा जाता है कि कोई कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते तो काउंसलर के लिए भी इस पॉइंट पे डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो एक प्रॉपर सल्यूशन के तरफ काउंसली को डायरेक्ट कर पाए. नेक्स्ट इज़ ड्रामेटाइजेशन. ड्रामेटाइजेशन से आप जानते ही हैं कि एक तरीके से इनैक्ट करना या ड्रामा के रूप से लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना होता है. When we only use lecture method, the possible result that we get in the form of an understanding of the target may not be maximal. यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेक्चर मेथड को ही इस्तेमाल करें तो हम लोग वो जो प्रॉब्लम का सल्यूशन है उस तक हम लोग पहुंचने के लिए जो एफर्ट लगा रहे हैं वो मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. They put the combination of lecture method and other methods can be used to anticipate it. तो यहाँ बात कर रहे हैं कि लेक्चर मेथड के साथ अगर हम लोग कोई और मेथड को भी इन्वॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा. वन वे दैट वी कैन यूज़ इज़ ड्रामेटाइजेशन मेथड. तो एक ऐसा मेथड जो कि लेक्चर के साथ जोड़ करके यूज़ किया जा सकता है वो है ड्रामेटाइजेशन मेथड. थ्रू एक्टिविटी और ड्रामेटाइजेशन इज़ एन अटेम्प्ट made to explain the complicated details of the topic that is being discussed. तो बहुत टाइम ऐसा देखा गया है जो बहुत सीरियस इश्यूज़ है अगर हम लोग उसको एक एक्टिविटी या फिर ड्रामा के रूप में दिखाते हैं तो लोग उसको बेहतर समझने का प्रयास करते हैं या फिर बेहतर समझते हैं. जो लेसन अगर एक आप मूवी को देख करके या फिर स्टेज प्ले को देख करके सीखते हैं उसको अगर डायरेक्टली आपको लेक्चर फॉर्म में बताया जाए तो शायद आप उतने अच्छे तरीके से बातों को नहीं समझेंगे. Advantages of using dramatization. Counseling attention is more focused on what will be dramatized. अभी यहाँ पे बात किया जा रहा है ग्रुप ऑफ मेंबर्स जिनको एक टाइप का प्रॉब्लम है. अगर उनको ड्रामा या फिर कोई एक्टिविटी करके दिखाया जाए तो वो इंटरेस्टेड रहेंगे, उसमें फोकस्ड रहेंगे. द इम्पैक्ट विल बी ग्रेटर एंड डीप बिकॉज ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस. एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है क्योंकि वो खुद अपने सामने एक्टिविटी होता हुआ देखता है. तो ये जो इम्पैक्ट है वो बहुत गहरा होता है. इट लीड्स टू क्लियर अंडरस्टैंडिंग एज होल as observation is involved in this process. तो हम लोग जब अपनी आँखों का प्रयोग करते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर होता है. द काउंसली कैन रिलेट टू वन सेल्फ सीइंग द ड्रामेटाइजेशन और द एक्टिविटी. हमेशा ये देखिएगा कि जब भी कोई एक्टिविटी या कुछ प्ले किया जाता है तो हम लोग अपने आप को उस जगह पे रख करके सोचने लगते हैं अगर परिस्थिति सेम होता है. तो यहाँ पे काउंसली बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता है उस ड्रामा से अपने आप को. लिमिटेशंस ऑफ ड्रामेटाइजेशन. द काउंसली मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन वॉचिंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी और ड्रामा. सबसे बड़ा चीज़ जब काउंसली कोई प्रॉब्लम को लेके आया है
तो हो सकता है कि उसका मन ना करे कि वो किसी भी टाइप का ड्रामा या एक्टिविटी को देखे। तो पहले ही से जब उसका इंटरेस्ट ना हो तो वो ड्रामा से कभी भी गेन नहीं कर पाएगा। इट माइट सीम टू बी वेस्टेज ऑफ टाइम। जब एक काउंसली आता है काउंसलर के पास, वो एक्सपेक्ट करता है कि वो काउंसलर से डायरेक्ट बात करे, उससे इंटरैक्ट करे, ना कि वो ड्रामा देखे। तो इसीलिए हो सकता है कि उसको लगे कि ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। फॉर एवरी प्रॉब्लम ऑफ लाइफ ड्रामेटाइजेशन मेथड कैन नॉट बी एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हर एक जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में है, जो काउंसली हो सकता है लेकर आए काउंसलर के पास, उसके लिए हम ड्रामेटाइजेशन मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर ड्रामेटाइजेशन मेथड द काउंसलर वुड नीड मोर पीपल। तो काउंसलर अकेला कभी भी ड्रामेटाइजेशन मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको एक से ज़्यादा लोग चाहिए होंगे अपने साथ, तभी वो ड्रामेटाइजेशन मेथड को अच्छे से यूज़ कर पाएगा। द काउंसलिंग में कंक्लूड और इंटरप्रेट अकॉर्डिंग टू हर और हिज अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे भी वही चीज़ होता है कि अगर एक ड्रामा या प्ले को दिखा दिया गया है और उसका जो लेसन है वो व्यक्ति अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही समझता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मूवी अगर हम लोग देखने जाते हैं, हम लोग फ्रेंड्स लोग देखने जाते हैं, 2-3 फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर के अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। तो शायद जो हम देखे हैं, हम समझे हैं मूवी से, वो मेरे फ्रेंड नहीं समझे, वो उसको दूसरे नज़रिए से देखें। तो यहाँ ये वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स अलग हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेक्निक्स इन्वॉल्व इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। बेसिकली ये तीनों जो मेथड है वो आपका ग्रुप गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए यूज़ होता है। सो थैंक यू एवरीवन।